10वां सेमेस्टर पे रेसवा सेमेस्टर पे सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। और चूंकि आपका सेमेस्टर नज़दीक आ चुका है, तो हम लोग को पढ़ाई इस तरह से अब करना है। चूंकि कम समय बचा हुआ है, तो पढ़ाई इस तरीके से करना है कि जो सेमेस्टर में आने वाला है उस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए। बाकी समझने के लिए और आगे का सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आए, उसके लिए तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। लेकिन जो जो क्वेश्चन सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सेमेस्टर में आना ही आना है, वो सब हम लोग थोड़ा सा इम्फेसिस उस पर जोर देंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों से कहा था कि जो भी चैप्टर फिनिश होगा, उस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा, और उस ई में से सारा क्वेश्चन आपको सेमेस्टर में मिलेगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। उसको मैंने नोट करके लाया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है अनुप्रयुक्त अनुप्रयुक्त यांत्रिकी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी क्या होता है? ठीक है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी क्या होता है, समझाइए। तथा इसका प्रयोग तथा इसका प्रयोग तथा इसका प्रयोग तथा इसका प्रयोग नहीं, अनुप्रयोग, ठीक है। तथा इसका अनुप्रयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करें, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी क्या होता है ये पूछ लिया जाएगा आपसे, या तो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी का क्या प्रयोग है, ठीक है। ये मैं डिटेल में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी क्या होता है, समझाइए और इसके अनुप्रयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करिए। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, दृढ़ पिंड क्या होता है, दृढ़ पिंड क्या होता है, समझाइए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सदिश तथा अदिश
ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन, सदिश अदिश क्या होता है, इसको समझाइए, चित्र सहित व्याख्या करें। ठीक है। तो तीन क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था महत्वपूर्ण परिभाषा। महत्वपूर्ण परिभाषा। ठीक है। महत्वपूर्ण परिभाषा में हमने आपको समझाया था बल, भार, द्रव्यमान, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था। तो महत्वपूर्ण परिभाषा भी आ जाएगा। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है, बस एक पांच क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यूनिट। ठीक है। तो देखिए, चूंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक फिजिक्स का सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स के सब्जेक्ट में जो भी आप कर रहे हैं ना, सबका यूनिट मात्रक क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, या जैसे मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे और उसका यूनिट या मात्रक नहीं लिखेंगे, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो फिजिक्स में यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस देखिए, पांच क्वेश्चन आपके हो गए। पहला, अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। सदिश अदिश क्या होता है, सदिश अदिश क्या होता है। उसके बाद दृढ़ पिंड क्या होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को इसी में, स्टैटिक्स डायनेमिक्स, ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान, और डायनेमिक्स मीन्स गति विज्ञान। ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बल। तो बल देखिए, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये आता कहाँ से है ये बताता हूँ मैं सबसे पहले आपको। इसकी स्टोरी एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिफिनीशन मैंने बताया था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स एक ही होता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने परिभाषा ही यहीं से लिखा था कि बल तथा बल के प्रभावों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अप्लाइड मैकेनिक्स। तो बल और बल के प्रभाव का अध्ययन आप तो तब कर पाएंगे ना जब जानेंगे कि बल क्या होता है। बल क्या होता है, वो क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये चीज जब जानेंगे तब आप उसके प्रभावों के बारे में और डिटेल में जान पाएंगे। ठीक है। तो आइए एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूं बल क्या होता है। बल या फोर्स, बल या फोर्स। ठीक है। तो सिंपली देखिए, आप क्या करिए, सिंपली मैं एकदम प्रैक्टिकल, एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि आप किसी दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाइए और दरवाजे को आप या तो खींचिए या तो धक्का दीजिए। इसी खींचने और धक्का देने को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है। तो एक लाइन में इसको मैं लिख सकता हूं, पुश आर पुल इज फोर्स। ठीक है। तो हिंदी में भी इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ढकेलना या खींचना फोर्स कहलाता है। तो देखिए,
ये तो एकदम प्रैक्टिकल सिंपल डेफिनीशन हो गया कि किसी दरवाजे के पास आप खड़े हो जाइए, उसको या तो अपने से दूर ढकेलिए या तो अपने ओर खींचिए, तो उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया समझने के लिए। लेकिन आपके सेमेस्टर में आएगा तो टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो टेक्निकल लैंग्वेज में देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। किसी भी रुकी हुई वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना या परिवर्तन करने की कोशिश करना के लिए जिस चीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी उसको बल कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो उसको गतिमान अवस्था में लाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी वो क्या होगा, बल होगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान से उसको रोकने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको बल कहेंगे। ठीक है, और बल के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, बल के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि अप्लाइड मैकेनिक्स में यूनिट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बल का यूनिट क्या होता है ये देख लीजिए, न्यूटन। न्यूटन क्या है, बल का यूनिट है। और एक चीज और बता रहा हूं आप लोगों को, F इक्वल टू एम ए होता है, सब लोग जान रहे होंगे। F क्या है, बल है। M क्या है, द्रव्यमान है। A क्या है, त्वरण है। तो देखिए F इक्वल टू एम ए आता कहाँ से है ना। डायरेक्ट मैं कुछ भी आपको, इवन ए सिंगल वर्ड मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगा कि डायरेक्ट इसको आप रट लीजिए, ये सेमेस्टर में आएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, तो F इक्वल टू एम ए कहाँ से आता है इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो F इक्वल टू एम ए देखिए कैसे आता है। पहले बल का परिभाषा हम लोग लिख देते हैं। बल का परिभाषा हम लोग लिखते हैं। बल देखिए क्या होता है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा कारक जो विराम अवस्था या गति की अवस्था, कोई भी ऐसा कारक, कोई भी ऐसा कारक जो विराम अवस्था या गति की अवस्था, ब्रैकेट में लिख लीजिए, किसी पिंड का। ठीक है, कोई भी ऐसा कारक जो विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, बल
कहलाता है। ठीक है ना। तो बल का परिभाषा आप लोग देख लीजिए। कोई भी ऐसा कारक जो किसी रुके हुए पिंड अथवा गति करते हुए पिंड के अवस्था में परिवर्तन करता है। मतलब कोई पिंड रुका हुआ है तो उसको चलाने का टेंडेंसी रखेगा, कोई पिंड चल रहा है तो उसको रोक सकता है। ठीक है। मतलब जैसे देखिए, आप किसी दीवार पे बल लगाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है वो रुका है तो चलने लगेगा, लेकिन आपने प्रयास किया तो भी वो बल है। मेरा कहने यहाँ पे एक लाइन ये लिखा हुआ है कि कोशिश करता है। तो इस वर्ड का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कोशिश करता है का क्या मतलब हुआ। जैसे कोई वस्तु रुका हुआ है तो बल उसको चला दे रहा है, कोई वस्तु चल रहा है तो बल उसको क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। ठीक है। कोई वस्तु चल रही है तो बल उसको रोक देगा, कोई वस्तु रुका है तो बल उसको चला देगा। लेकिन अब एक एग्जांपल लीजिए दीवाल का। दीवाल क्या है, रुका हुआ है। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली उस पे आप बल लगाकर उसको चला पाएंगे क्या? नहीं। दीवार रुका हुआ है लेकिन बल लगाकर हम उसको चला तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई बहुत वजनी चीज उठाइए, फर्श पे रखा हुआ है, तो आप उसको ढकेलने का कोशिश करिए, और चूंकि उसका वजन बहुत ज्यादा है तो आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपने क्या किया, कोशिश किया। ठीक है ना। तो अवस्था परिवर्तन का कोशिश करना भी क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और इससे सिंपल डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वह कारक जो अवस्था परिवर्तन करता है या करने की कोशिश करता है। तो बल का दूसरा परिभाषा भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। बल अवस्था परिवर्तन अवस्था परिवर्तन करता है या कोशिश करता है। ठीक है। तो अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन का मतलब हुआ कि चल रहा है तो रोकेगा, रोक रहा है तो चलाएगा। अभी देखिए मई का महीना चल रहा है और मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। फैन के नीचे बैठने पे भी एकदम लगातार पसीना हो रहा है। चलिए, इसके बाद हम लोग F=ma कैसे होता है इसको देखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, संवेग
परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर लगाए गए बाह्य बल के बराबर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। तो देखिए, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य आरोपित बल के बराबर होता है। तो यहीं से F इक्वल टू एम में हम लोग का आता है। आइए देखिए, संवेग, तो जैसा कि संवेग सब लोग जान रहे होंगे, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। किसी भी वस्तु का वेग और उसका निहित द्रव्यमान का गुणनफल संवेग कहलाता है। और चूंकि संवेग परिवर्तन का दर यहाँ पे आ रहा है, तो संवेग परिवर्तन का दर मतलब संवेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो आइए देखिए, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर, यहाँ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी। ठीक है, m इंटू वी। तो संवेग परिवर्तन चूंकि दर है यहाँ पे, तो m v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो परिवर्तन मतलब पहले उसका स्पीड, पहले उसका वेलोसिटी v था, बाद में हो गया u, या इसको v जो होता है ना, ये फाइनल होता है, और u क्या होता है? इनिशियल होता है। ठीक है, तो देखिए, संवेग परिवर्तन दर डेल्टा p बाई टी इक्वल टू एम बी माइनस एम यू बाई टी। तो संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कह रहे हैं? बल कह रहे हैं। इसको क्या लिख दिया जाएगा? फोर्स। ठीक है, संवेग, संवेग को कैसे लिखा जाता है? p से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो m v माइनस यू टी को इधर लेते आइए आप। अब एक चीज और बताइए आप लोग, v माइनस यू बाई टी यही तो होता है त्वरण। v माइनस यू को हम लोग एक्सिलरेशन लिख सकते हैं। तो देखिए आ गया ना, एम ए यानी F इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहाँ से F इक्वल टू एम ए डेराइव हो गया। ठीक है, F इक्वल टू एम ए कैसे आता है यहाँ पे आप लोग देख लिए हैं। तो F इक्वल टू एम ए डेराइव करने का सबसे आसान तरीका है कि संवेग परिवर्तन की दर, दर
संवेग परिवर्तन पहले, तो पहले संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग, और परिवर्तन कह रहा है तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और दर कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर तो बटे समय, तो m गुणे v माइनस यू बाई टी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ए कहते हैं। तो v माइनस यू बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं a, तो हम लोगों का आ गया F इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। चलिए, चलिए, अब जैसा कि मैंने सदिश और अदिश में ही आप लोगों को बताया था कि जिसको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों चाहिए उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो बल हमारी कैसी राशि है, बल हमारा है सदिश। ठीक है, क्योंकि इसके लिए परिमाण तो चाहिए ही चाहिए प्लस दिशा चाहिए। जैसे जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए क्या है, मैं आपसे कहूं दरवाजे पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए। ठीक है, तो आपका अगला सवाल यही होना चाहिए कि अंदर या बाहर, मतलब खींचना है कि ढकेलना है। तो खींचना और ढकेलना दिशा बता रहा है ना, खींचना और ढकेलना क्या बता रहा है आपको, दिशा बता रहा है। यानी कि बल को केवल परिमाण के सहायता से आप कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, बल के लिए परिमाण और दिशा भी चाहिए। ठीक है, तो बल क्या है आपका सदिश है, इसके लिए परिमाण और दिशा चाहिए। अच्छा, एक टॉपिक, एक पॉइंट और छूट रहा था, मैं उसको यहाँ पे करा देता हूँ। जैसे कि F इक्वल टू एम ए। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोगों को डिफिनीशन बताना है 1 न्यूटन किसे कहते हैं, 1 न्यूटन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 1 न्यूटन कैसे आएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू मास मान लीजिए 1 किलोग्राम है गुणे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे 1 न्यूटन को क्या होता है। 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगाने पर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, उसको हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। ठीक है,
तो कहने का मतलब इसको रटना नहीं है, यहीं से आप लोग समझ सकते हैं। 1 न्यूटन बताना है ना, तो 1 किलोग्राम ले लीजिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण ले लीजिए। तो 1 किलोग्राम के वस्तु में वह फोर्स वह फोर्स जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु में लगने पर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, उसको 1 न्यूटन कहते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम में आएगा कि 1 न्यूटन का परिभाषा लिखिए। ठीक है, देखिए 1 न्यूटन लिखिए। ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह बल वह बल जो 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वह बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु में लगाने पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, उसको 1 न्यूटन बल कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। थर्टी मिनट हो गया।